नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद 87 यूट्यूब चैनल पर। और हम हिस्ट्री की जो सीरीज़ कवर कर रहे हैं, इस हिस्ट्री की सीरीज़ का आज एक और महत्वपूर्ण चैप्टर इस वीडियो में लेकर आए हैं। इस चैप्टर से अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न देखे ही जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण चैप्टर है उत्तरवर्ती मुग़ल शासक, यानी औरंगज़ेब के बाद जो भी मुग़ल सम्राट हुए हैं उनके कार्यकाल में जो भी घटनाएं हुई हैं, उन पर आधारित जो भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन सभी को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस प्रकार की वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो औरंगज़ेब के बाद जितने भी मुग़ल सम्राट हुए हैं, इनका शासनकाल उत्तरवर्ती मुग़ल शासक यानी उत्तरकालीन मुग़ल शासकों के रूप में जाना जाता है। और कौन कौन से सम्राट हुए हैं, उनके क्या नाम है, उनका क्रम क्या है, उनका कार्यकाल क्या है, यह सभी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 तक, जहांगीर शाह 1712 से 1713 तक, फ़र्रुखसियर 1713 से 1719 तक। उसके बाद रफ़ी-उद-दरजात और रफ़ी-उद-दौला, ये दोनों शासक जो हैं 1719वें वर्ष में यह कुछ समय के लिए शासक बने। फिर महत्वपूर्ण शासक मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 1748, अहमद शाह 1748 से 1754, आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759, शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806। उत्तरवर्ती मुग़ल शासकों में सबसे बड़ा कार्यकाल इसी का रहा है, शाह आलम द्वितीय का। अकबर द्वितीय 1806 से 1837 और बहादुर शाह द्वितीय, या जिसे बहादुर शाह जफ़र के नाम से भी जाना जाता है, 1837 से 1857 तक। तो आइए इन सभी शासकों पर आधारित प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, शाह-ए-बेखबर की उपाधि किस मुग़ल शासक को दी गई थी? तो उत्तरवर्ती शासकों में प्रथम शासक बहादुर शाह प्रथम को यह उपाधि दी गई थी। इसकी उपाधि से ही पता चल रहा है कि इसका जो शासनकाल है इसमें इसको रुचि नहीं थी, इस वजह से इसे शाह-ए-बेखबर की उपाधि से नवाजा गया। बहादुर शाह प्रथम का वास्तविक नाम मुअज़्ज़म था। उत्तरवर्ती मुग़ल शासकों पर जो इनकी उपाधियां हैं और इनके वास्तविक नाम हैं, इन पर अक्सर प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। बहादुर शाह प्रथम ने अपने भाई आजम को जाजऊ के युद्ध में हराकर मुग़ल शासकों में सर्वाधिक उम्र 63 वर्ष की आयु में बादशाह बना था। तो आपको बता दें कि अपने भाई को जाजऊ के युद्ध में हराकर यह मुग़ल बादशाह बना था, और जब यह मुग़ल बादशाह बना था तो इसकी उम्र 63 वर्ष थी, जो मुग़ल शासकों में सर्वाधिक आयु का बादशाह था, यानी कि सर्वाधिक उम्र में बादशाह बना था। इसने सिख गुरु गोविंद सिंह एवं जोधपुर के राजा अजीत सिंह के साथ समझौते किए थे। तो जब औरंगज़ेब का शासन था तो सिख गुरु गोविंद सिंह से उनका ज़्यादातर टकराव चलता था, परंतु जब बहादुर शाह प्रथम मुग़ल शासक बना तो इसने उनके साथ समझौता किया। उत्तरवर्ती मुग़ल शासकों में जितने भी शासक रहे हैं, तो पिछले मुग़ल शासकों के अपेक्षा सभी शक्तिहीन थे, कमज़ोर थे। अंतिम मुग़ल शासक औरंगज़ेब ही था जो सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में जाना जाता था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। लंपट मूर्ख किस मुग़ल बादशाह को कहा जाता था? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। तो याद रखिएगा, लंपट मूर्ख के नाम से जहांगीर शाह को जाना जाता था, यानी कि जहांगीर शाह मुग़ल बादशाह को ही लंपट मूर्ख कहा जाता था। जहांगीर शाह जुल्फ़िकार खां की मदद से बादशाह बना था। इसने अपना मंत्री भी जुल्फ़िकार खां को नियुक्त किया था। जुल्फ़िकार खां इसके दरबार में प्रधानमंत्री बना था, और इसी की मदद से यह बादशाह भी नियुक्त हुआ था। ऐसा माना जाता है कि जहांगीर शाह अपनी बेगम महारानी लाल कुंवर के हाथों का कठपुतली था। लाल कुंवर के बारे में आपने सुना भी होगा, यह इसकी बेगम थी जिसके हाथों की कठपुतली इस राजा को माना जाता था, तभी इसे लंपट मूर्ख की उपाधि दी गई थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। गृणितकायर की उपाधि किस मुग़ल शासक को दी गई थी? तो देखिए, सारे अजीब अजीब नाम हैं, सारी अजीब उपाधियाँ दी हुई हैं इन मुग़ल शासकों को। पहला शाह-ए-बेखबर था, दूसरा लंपट मूर्ख और तीसरा गृणितकायर। तो याद रखिए, गृणितकायर की जो उपाधि है वह फ़र्रुखसियर को दी गई थी। फ़र्रुखसियर सैयद बंधुओं की मदद से मुग़ल बादशाह बना था।
सैयद बंधु काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं इस उत्तरवर्ती मुग़ल शासकों के समय में। और आगे प्रश्न में देखा जाएगा कि इनको किंग मेकर भी कहा जाता था। चलिए अभी देख लेते हैं इस प्रश्न में। फ़र्रुखसियर सैयद बंधुओं की मदद से बादशाह बना था। फ़र्रुखसियर ने सिख नेता बंदा बहादुर की निर्दयता से हत्या कर दी थी। बंदा बहादुर सिख गुरु गोविंद सिंह के नक्शे कदमों पर चल रहे थे, सिख समुदाय को इकट्ठा कर रहे थे और काफ़ी युद्ध भी लड़े इन्होंने, परंतु फ़र्रुखसियर द्वारा इन्हें धोखे से पकड़ लिया जाता है और इनकी हत्या कर दी जाती है। इसने यानी फ़र्रुखसियर ने अंग्रेज़ों और मराठों से समझौते किए। बाद में सैयद बंधुओं ने ही फ़र्रुखसियर को मार दिया था। तो सैयद बंधुओं ने इसे शासक बनाया था और सैयद बंधुओं ने ही इसकी मृत्यु यानी मौत भी कर दी थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। उत्तरवर्ती मुग़ल शासकों के समय में किंग मेकर किसे कहा जाता है? तो पिछले प्रश्न में मैंने आपको बताया भी था, याद रखिएगा। सैयद बंधुओं को किंग मेकर कहा जाता था। क्यों कहा जाता था यह भी प्रश्न में देख लेते हैं। फ़र्रुखसियर, रफ़ी-उद-दर्जात, रफ़ी-उद-दौला, मोहम्मद शाह रंगीला, यह सभी मुग़ल शासक सैयद बंधुओं की मदद से मुग़ल बादशाह बने थे। देख लिए कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं सैयद बंधु। इनकी मदद से ये चारों बादशाह बने थे और इसी वजह से सैयद बंधुओं को किंग मेकर भी कहा जाता था, यानी कि राजाओं को बनाने वाले। रफ़ी-उद-दर्जात सबसे कम 4 महीने के लिए मुग़ल बादशाह बना था। तो अगर पूछा जाए कि उत्तरवर्ती मुग़ल शासकों में सबसे कम कार्यकाल किसका था, तो याद रखिएगा रफ़ी-उद-दर्जात का था और सबसे लंबा कार्यकाल शाह आलम द्वितीय का था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सैयद बंधुओं की हत्या किस मुग़ल शासक ने की थी? तो मोहम्मद शाह रंगीला ने इसकी हत्या की थी और मोहम्मद शाह रंगीला इन्हीं सैयद बंधुओं की मदद से ही राजा बना था और इनकी हत्या भी रंगीला ने ही कर दी थी। मोहम्मद शाह रंगीला ने तुरानी अमीरों की सहायता से सैयद बंधुओं की हत्या कर दी थी। तो ईरानी जो अमीर थे, जिनको तुरानी अमीरों के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद शाह रंगीला के समय में मुग़ल साम्राज्य कई भागों में विभक्त हो गया था। तो याद रखिएगा मोहम्मद शाह रंगीला के समय में ही मुग़ल साम्राज्य काफ़ी हिस्सों में बँट गया था। तो इसके विषय में भी देख लेते हैं। अवध पर शहादत खां, हैदराबाद पर चिनकिलच खां, जिसे निज़ाम उल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है, बंगाल मुर्शिद कुली खां इनके अधीन हो गया था। तो किसके अधीन कौन सा राज्य रहा, यह सभी महत्वपूर्ण राज्यों को हमने इस प्रश्न में कवर कर दिया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ईरान का नेपोलियन जो है नादिर शाह को कहा जाता है। 1739 में ईरान के राजा नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला के काल में भारत पर आक्रमण किया था। तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय में इसने आक्रमण किया और नादिर शाह जो है भारत से कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन उठा ले गया था। यह प्रश्न पूछा जाता है कि भारत से कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन कौन सा शासक ले गया था? तो याद रखिएगा ईरान का शासक था नादिर शाह, जिसने भारत पर हमला किया और इन दोनों चीज़ों को ले गया। अहमद शाह अब्दाली का भी प्रथम आक्रमण मोहम्मद शाह रंगीला के ही काल में हुआ था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण हमले हैं जिनके विषय में अक्सर पूछा जाता है कि भारत पर इनका हमला किसके काल में हुआ है। तो याद रखिएगा मोहम्मद शाह रंगीला के काल में ही नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली दोनों का आक्रमण हुआ था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अवध का नवाब सफदरजंग किस मुग़ल शासक का वज़ीर था? तो सफदरजंग जो मुग़ल शासक का वज़ीर था और यह अहमद शाह मुग़ल शासक का वज़ीर था। अवध का नवाब था उस समय पर, या आसान सी भाषा में कहें कि अवध का जो नवाब था सफदरजंग, वह मुग़ल बादशाह का वज़ीर था। अहमद शाह के दरबार में उधमबाई नामक नर्तकी इसके शासनकाल में हस्तक्षेप करती थी। तो यह नर्तकी थी जिसके प्रेम में यह अहमद शाह डूबा हुआ रहता था और जिसके शासनकाल पर यह हस्तक्षेप भी करती थी इसके राजनीति चर्चाओं में। और जावेद खान नाम का हिजड़ा भी इसी के दरबार में था।
पिछले इस दिल्ली सल्तनत में हमने पढ़ा था कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भी एक मलिक काफूर था जो भी एक हिजड़ा था, और यहाँ उत्तरवर्ती मुग़ल शासकों में अहमद शाह के दरबार में भी जामिद खान नाम का हिजड़ा था। इमाद उल मुल्क ने अहमद शाह को अंधा कर दिया था। तो अहमद शाह की कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। इमाद उल मुल्क ने इसको अंधा कर दिया और इसके बाद इसका शासक आलमगीर द्वितीय गद्दी पर बैठा और इमाद उल मुल्क ने इसकी भी हत्या कर दी थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस मुग़ल शासक ने बक्सर के युद्ध में भाग लिया था? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, शाह आलम द्वितीय। तो चलिए इसके विषय में देख लेते हैं। 1762 में शाह आलम द्वितीय ग्वालियर के महादजी सिंधिया की सहायता से दिल्ली पहुंचा था। तो पिछले प्रश्न में आपको बताया था कि इमाद उल मुल्क जो है उसने किस प्रकार दो मुग़ल शासकों का शासन ख़त्म किया था, और शाह आलम द्वितीय जो है ग्वालियर के महादजी सिंधिया की मदद से दिल्ली पहुंचा, वहां का शासक बना। इसके शासन की सबसे महत्वपूर्ण घटना रही है बक्सर का युद्ध, जिसके विषय में कुछ बातें आपको बता देता हूँ। उस समय क्या है, बंगाल का नवाब था मीर कासिम। जब मीर कासिम अंग्रेज़ों के कहे मुताबिक नहीं चला तो अंग्रेज़ों ने उस पर हमला करने की योजना बनाई और बक्सर का युद्ध होने लगा। तब बंगाल के नवाब मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला से मदद मांगी, साथ ही मुग़ल शासक शाह आलम द्वितीय से भी मदद मांगी। तो इन दोनों लोगों ने, यानी कि मुग़ल शासक शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने मीर कासिम का साथ दिया और अंग्रेज़ों के साथ युद्ध किया। परंतु इस युद्ध में अंग्रेज़ जीत गए और ये तीनों संयुक्त रूप से पराजित हो गए, और इसी के साथ इन्होंने मीर कासिम को गद्दी से हटा दिया अंग्रेज़ों ने। और अवध और जो मुग़ल शासक इन्होंने जो उसकी मदद की थी, बदले में इन्होंने, यानी अंग्रेज़ों ने इनके साथ इलाहाबाद की संधि की, और अब मुग़ल शासक जो है पेंशन पर जीने लगा। इसके आगे से इलाहाबाद की संधि भी अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। 1765 में इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी। यह शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज़ों के मध्य। इसी के साथ मुग़ल शासक काफ़ी हीन हो गया था, शक्तिहीन हो चुका था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुग़ल शासक ने दी थी? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। यह उपाधि जो है अकबर द्वितीय ने दी थी। सेकंड लास्ट यानी दूसरे नंबर का अंतिम मुग़ल सम्राट था अकबर द्वितीय, जिसने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी, और राजा राम मोहन राय को इन्होंने बेटे ने भेजा था। क्यों भेजा था यह भी जान लेते हैं। अकबर द्वितीय शाह आलम द्वितीय का पुत्र था। इसके शासनकाल में मुग़ल सिक्के पूर्णतः बंद हो चुके थे, और जब मुग़ल सिक्के बंद हो गए तो केवल पेंशन जो अंग्रेज़ों द्वारा इनको दिया जाता था, केवल उसी पर इनका जीवन निर्भर हो चुका था। तब इसने राजा राम मोहन राय से आग्रह किया कि वे ब्रिटेन जाएं और मुग़ल शासकों की पेंशन बढ़ाने की सिफारिश करें ब्रिटेन की संसद से। तो इनकी सिफारिश के, यानी इनके आग्रह पर ही राजा राम मोहन राय वहाँ ब्रिटेन इंग्लैंड पहुँचे, जहाँ उनकी मृत्यु भी हो गई थी। राजा राम मोहन राय को आधुनिक पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और इन्होंने ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी। काफ़ी महत्वपूर्ण समाज सुधारक रहे हैं राजा राम मोहन राय। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अंतिम मुग़ल शासक के विषय में 1857 की क्रांति में दिल्ली से किस मुग़ल शासक ने नेतृत्व किया था? तो ये महत्वपूर्ण मुग़ल शासक थे बहादुर शाह द्वितीय। 1857 के विषय में हमारी एक वीडियो है इस चैनल पर, जिसे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। उसमें हमने 1857 की क्रांति से संबंधित सभी प्रश्नों को एक ही वीडियो में कवर किया है। तो चलिए देख लेते हैं। बहादुर शाह द्वितीय जफ़र के नाम से कविताएं लिखता था, तो याद रखिएगा इसी वजह से इसे बहादुर शाह जफ़र के नाम से भी जाना जाता है। इसकी बेगम जीनत महल के कहने पर इसने 1857 की क्रांति में दिल्ली से नेतृत्व किया था। आपको याद होगा कि 1857 की क्रांति का जो प्रारंभ हुआ था मेरठ से हुआ था, और मेरठ की जो क्रांतिकारी थे मेरठ के, वे बहादुर शाह जफ़र के पास आए और इनसे मदद मांगी। तब इन्होंने दिल्ली से मजबूत संगठन के रूप में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, परंतु अंग्रेज़ों ने इन्हें जल्द गिरफ़्तार कर लिया था और गिरफ़्तार कर रंगून भेज दिया था, जहां 1862 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो कुल 11 मुग़ल शासक हैं जिनके विषय में हमने इस प्रश्न में कवर किया।
चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस प्रकार की वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट भी ज़रूर करें। धन्यवाद।